हाँ जी दोस्तों नमस्कार। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इससे पिछला जो व्याख्यान था उसमें भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही बात हुई थी, परंतु उसमें हमने इनके जीवन परिचय की और इनकी जो अनुदित और मौलिक पद्य कृतियाँ थी उनकी बात की थी। आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे इनकी मौलिक और अनुदित गद्य रचनाओं की। तो जैसा पिछले व्याख्यान में बताया भी था कि इन्होंने कुल 50 जो हैं वो मौलिक इनकी गद्य कृतियाँ हैं और 14 अनुदित गद्य कृतियाँ हैं। इनमें से कुछ जो मुख्य हैं केवल उन्हीं का जिक्र आज के व्याख्यान में मैं करने जा रही हूँ। तो इन्होंने अपने जीवन में क्या लिखी, आलोचनाएं भी लिखी, निबंध भी लिखे, संस्मरण भी लिखे। तो उन सब का जो है विश्लेषण आज होगा। तो सबसे पहला जो इनका था तरुणोपदेश, जो क्या रह गया था अप्रकाशित, अभी भी अप्रकाशित ही है। पहला क्या था, तरुणोपदेश। दूसरा है इनका नैषध चरित चर्चा। ये क्या है, ये आलोचना है। ये क्या है, ये आलोचना है। और इसकी क्या विशेषता है कि संस्कृत ग्रंथ पर आधारित ये क्या है, हिंदी की प्रथम आलोचना है। हिंदी की प्रथम आलोचना है। कौन सी है, नैषध चरित चर्चा। तीसरी है विक्रमांक देव चरित चर्चा। विक्रमांक देव चरित चर्चा, ठीक है। चौथी है इनकी रचना कालिदास के समय का भारत। कालिदास के समय का भारत। कालिदास की निरंकुशता। कालिदास की निरंकुशता। संपत्ति शास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। संपत्ति शास्त्र ये क्या है, अर्थशास्त्र, मतलब अर्थशास्त्रीय स्वरूप जो है वो इसमें मिलता है। किसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। सातवां जो है वो इनका नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र ये लिखा 1912 में, और ये संपत्ति शास्त्र 1907 में, ठीक है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये भी आलोचना ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र भी। और भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। कवि और कविता। कवि और कविता। रसज्ञ रंजन बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। लेखांजलि। लेखांजलि। रसज्ञ रंजन, लेखांजलि। म्यूनिसिपलिटी के कारनामे। सूतापराधे। जनकस्य का दंड। सूतापराधे जनकस्य का दंड।
जन कस्य का दंड, सूतापराधे जनकस्य का दंड, विचार सभा, विचार विमर्श, साहित्य, सौंदर्य, साहित्य संदर्भ, उपन्यास, रहस्य, आगरा का शाही मकबरा, आगरा का शाही मकबरा, हिंदी नवरत्न, अगला है दंड देव का आत्म निवेदन, दंड देव का आत्म निवेदन। उससे अगला है आत्म निवेदन, प्रभात, नेपाल, माघ का, महाकवि माघ का, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। आगरा का शाही मकबरा, आगरा का शाही मकबरा नहीं बल्कि आगरा की शाही इमारतें हैं ये, आगरा की शाही इमारतें। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या थे, इनके निबंध थे। और कुछ एक क्या है, इनके संस्मरण हैं। जिनकी बात हम करेंगे। संस्मरण है इनके सभा की सभ्यता, सभा की सभ्यता। दूसरा है अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, अनुमोदन का अंत। तीसरा है विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। इनके निबंधों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बहुत बार परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, उनका विश्लेषण अब हम करने जा रहे हैं। मैं जब निबंध लिख रही थी इनके, तो मैंने एक निबंध लिखा था भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण। इस निबंध में वो क्या है, वो दूसरे जो कवि हैं, लेखक हैं, उन्हें भाषा के परिष्कृत रूप के विषय में और व्याकरण के नियमों के बारे में समझा रहे हैं। और इसी में ये क्या है, अनस्थिरता शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे तो अनस्थिरता नहीं होता, अस्थिरता होता है। और लेकिन ये अनस्थिरता जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो बालमुकुंद गुप्त, जो कि बहुत अच्छी हिंदी जानते थे, वो इनके इस शब्द का विरोध करते हैं, मतलब इस शब्द की आलोचना करते हैं। कई बार ये होता है ना कि हम किसी दूसरे को ज्ञान बांटने लग जाते हैं, लेकिन हम कई बार बहुत गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी ही गलती जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कर दी थी और बालमुकुंद गुप्त ने उसे पकड़ लिया। और फिर आत्माराम नाम से एक निबंध लिख करके उस अनस्थिरता शब्द की इन्होंने आलोचना की कि ये शब्द ठीक नहीं है। फिर क्या हुआ, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने एक निबंध और लिखा, सर्गो नरक ठिकाना नहीं।
स्वर्गो नरक सर्गो, सर्गो नरक ठिकाना नहीं। ये क्या था? ये निबंध था। और इस निबंध में ये एक ग्रामीण व्यक्ति कल्लू अल हैत के द्वारा जो है वो अपनी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि भैंसा भवानी, भैंसा भवानी के जब सेवा लागी करन, भैंसा भवानी के जब सेवा लागी करन पढ़व गा छूटी। भैंसा भवानी के जब सेवा लागी करन पढ़ब गा छूटी। बटुकन दूध दुहा, बटुकन दूध दुहा। धार ने दूहत माँ छूटी, धारना ने दूहत माँ छूटी। वो कल्लू अलहित जो ग्रामीण व्यक्ति है वो कहते हैं कि भैंसों की सेवा करते करते मेरी पढ़ाई छूट गई। और परंतु वो कहते हैं कि चाहे मुझे शब्दों का ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, परंतु जिस काम को मैं कर रहा था ऐसी धार में निकालता था कि धार जो है वो बीच में छूटती नहीं थी। तो इस तरह वो क्या करते हैं, इसका जवाब देते हैं कि मोटियारी कटिया के बहाँ चढ़ाई चारा डालत, इस तरह कुछ वो लिखते हैं। कुछ और विशेष बातें हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहते हैं। ज्ञान राशि का संचित कोश कहते हैं। पूछा भी जा सकता है पेपर में कि साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा, तो वो कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहते हैं, बातों का संग्रह। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कौन कहता है, वो कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है। और इन्हें क्या है, नागरी प्राचारणी सभा ने, नागरी प्राचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की, बल्कि प्रथम आचार्य की, इन्हें प्रथम आचार्य की उपाधि प्रदान की। इन्हें सादगी, सरलता, असलियत, जोश का कवि माना जाता है।
जोश का कवि माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनस्थिरता शब्द को लेकर के जो आपसी खींचतान हुई, जो विवाद उत्पन्न हुआ, उस विवाद से महावीर जी जो हैं वो दुखी नहीं होते या उसे नकारात्मक रूप से नहीं लेते, बल्कि वो बाल मुकुंद गुप्त की प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में अच्छी हिंदी लिखने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, जो है बाल मुकुंद गुप्त। तो ऐसा कहकर के वो उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये थे हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका व्याख्यात्मक विश्लेषण मैंने किया। मुझे नहीं लगता किसी विषय को हमने छोड़ा होगा। क्या मुख्य इनकी बातें थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को क्या कहा? ज्ञान राशि का संचित कोश कहा। इनकी निबंधों को बातों का संग्रह किसने किया कहा? वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें प्रथम आचार्य की उपाधि प्रदान की। किस लिए प्रदान की? इनकी साहित्यिक सेवा से खुश होकर के इन्हें सादगी, सरलता, असलियत और जोश का कवि माना जाता है। तो आज के व्याख्यान में केवल इतना ही। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ आप तक प्रत्येक जानकारी को पहुँचाने का, और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि मुझे भी और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।